नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि हमने एक सीरीज कंडक्ट की है और उस सीरीज का पर्पस है, पहला, वो स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनको एक प्रिलिमिनरी जानकारी होनी चाहिए। एक तो सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, सिविल सर्विसेज के चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में, साथ ही साथ टीचर की भी, क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ें उसके साथ आपकी कैसी फ्रीक्वेंसी बैठती है, ये भी आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए काफी चैलेंजिंग है और मैंने ये भी देखा है कि ये केवल आर्ट्स के बच्चों के लिए चैलेंजिंग नहीं है, साइंस के बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग है। साथ ही साथ मैंने एक ट्रेंड देखा है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में लगभग 2020 के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज काफी बढ़ा है। शायद ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारा फोकस कर रही है स्टेम एजुकेशन, या किस लिए बढ़ा है, लेकिन काफी बड़ा है। प्रीलिम्स में भी काफी इसका वेटेज बढ़ा है। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सर से बात करेंगे, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली पूछने से पहले कुछ एक जनरल ट्रेंड के बारे में मैं पूछना चाहूंगी। और उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टीचर रितेश सर। रितेश सर का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विषय है उसको जो इंटरेस्टिंग बनाने का जो आर्ट है वो सर के पास है। सर के बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनकी टीचिंग टेक्निक को समझ सकते हैं, उनका जो कोर्स कवरेज है कैसा कॉम्प्रिहेंसिव है और किस तरीके से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो प्रिपरेशन किया जाता है। तो सर को आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते रितेश जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक जनरल बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज में जो आपने देखा होगा एग्जाम में, नेचर ऑफ एग्जाम, नेचर ऑफ एस्पिरेंट्स, और जो ये पूरा प्रिपरेशन का जो एनवायरनमेंट है, ये पिछले कुछ सालों से मुझे लगता है कोरोना के बाद काफी कुछ चेंज हुआ है। तो जो अब एस्पिरेंट्स आने वाले हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी फील्ड मुझे लगती है जिसमें थिंग्स चेंज वेरी फास्ट, और आप जो पुराना अप्रोच लेकर के शायद पढ़ते हैं वो उतना नहीं काम करता है। तो आपका क्या अनुभव रहा है कि किस तरीके से ये फील्ड चेंज हो रही है? मैम, मेरा अनुभव यह है कि कोरोना के दौरान जब हम सब अपने अपने घरों में बंद थे, उस पीरियड में सोशल मीडिया और जितने भी जो एक वेब प्लेटफॉर्म्स थे बहुत एक्टिव हुए और स्टूडेंट के सामने एक पूरा ओशन ऑफ डेटा वो सामने आ गया। तो बहुत सारे डेटा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग दैट केम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि बहुत अननेसेसरी डेटा भी है जिसका यूटिलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उसमें भी वो अच्छे डेटा को ढूंढ कर निकाल सकते हैं, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करें, और मुझे लगता है कि जब बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो उसमें इतनी समझ होती ही नहीं कि व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, और उसमें आप इतना एक्सपेरिमेंट्स करते चले जाते हैं कि शायद पूरा खो जाते हैं। जी जी, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि 6 महीने साल भर स्टूडेंट इसी में गोता लगाता रहता है। हाँ, कि भाई इसमें से कहीं कुछ मिल जाएगा और पूरी डायरेक्शन ही गलत होती है। वहीं पे एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे एक टीचर मेंटोर बता दे कि कहाँ पे कैसे कितने टॉपिक्स, डेटा, किस एरिया को हमें टच करना है, किस एरिया को टच नहीं करना है। मेरा मानना मैम ये है कि शुरू से यूपीएससी में एक बात रही है कि आपको क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है जानना, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में बहुत रिलेवेंस है क्योंकि डेटा इज एवरीवेयर। आई मीन, आप टेलीग्राम, रील्स, इंस्टाग्राम, हर जगह क्लासेस ऐसी ही हैं, लेक्चर्स ऐसे ही पढ़े हैं, नोट्स ऐसे ही पढ़े हैं, आप एक ढूंढे 50 मिलते हैं। तो वो एक ट्रेंड जो बिगड़ रहा है उसमें इन चीजों से खुद को बचना और शायद सेलेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी लाइफ से एज अ स्टूडेंट, अपनी एक्सपीरियंस एज अ टीचर, दोनों को ही मैं अगर कंबाइन करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो टीचर के साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्चुअल वर्ल्ड है और एक रियल वर्ल्ड है, एंड जो एक वार्मथ ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप है शायद वो भी, और साथ ही साथ जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आपके साथ और भी जब एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जो एक टुगेदर एक इकोसिस्टम बनता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, साथ ही साथ चूंकि हम साइंस टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए ये बताना चाहूंगी कि आज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, आप क्या देखते हैं, टेक वॉर एंड टेक्नोलॉजी, जब तक आपके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेटरेंस आपको समझाना है, लेकिन अगर आप मिसाइल डिफेंस और इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, जो टेक वॉर है, कैसे ये सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो उसको थोड़ा इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव से आप पढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे एस्पिरेंट्स को ये बता दीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइमरली पेपर 3 में है, तो उसका क्या वेटेज प्रीलिम्स में है, क्या मेंस में है, और एक स्टूडेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैम, प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जनरल साइंस के फॉर्म में यूपीएससी ने रखा है और वेटेज 12 to 15 क्वेश्चन मिनिमम दैट वुड बी कमिंग आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो 12 से 15 होते हैं, लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो इन्वायरमेंट से लिंक कर जाते हैं, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी से लिंक कर जाते हैं, कुछ करंट अफेयर से लिंक कर जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी साइंटिफिक एरिया को मिला लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन गो अप टू 35+। ओके। तो उसमें 35+ में 12 कम से कम, 12 कम से कम साइंस के और टेक्नोलॉजी के सवाल होते ही होते हैं। पेपर 3 मेंस के अंदर साइंस के सवाल डायरेक्ट तो कम होते हैं क्योंकि वो नंबर 2 to 4 तक ही होता है, लेकिन फिर वही बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे आपने कहा कि पेपर 2 में, पेपर 1 में, इवन पेपर 4 में भी इंटीग्रेट होता है। आप इन्वायरमेंट के सवाल बिना साइंस एंड टेक के इनपुट के नहीं लिख सकते हैं। कई विषय आप चेंज मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बाउंड्रीज की, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है कि ये ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी के अंदर पेपर 1 में अगर आप लिखने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी के कुछ सवाल ऐसे होंगे जो साइंस टेक, रिमोट सेंसिंग, स्पेस टेक से लिंक होंगे। पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्स हैं या एक्ट्स हैं, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट कहने के लिए पॉलिटी में, लेकिन पूरा अप्रोच साइंटिफिक है उसका। जब तक आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की और डेटा रेगुलेशन की, तो वो वही है कि टोटलिटी में आप लोग सब्जेक्ट्स को समझे, केवल ये नहीं समझे कि प्रिसाइजली इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट नॉलेज इज ऑलवेज इन टोटलिटी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि हर साल एक ऐसे भी आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो नॉर्मली जैसे अभी एसेज का ट्रेंड फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन जो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी एसेज, अगर आप उसको अच्छी जानकारी के साथ करते हैं तो वो भी एक ट्रेंड है, और शायद वो ट्रेंड आगे रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा है। तो अब अगर हम इसके साइंस टेक्नोलॉजी के सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करें तो क्या मेजर एरियाज हैं, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, क्या क्या मेजर एरियाज में आप डिवाइड कर सकते हैं? मैम, क्लास में हमारी जो कवरेज होती है उसमें मेंस के सिलेबस से हम हिंट लेते हैं। प्रीलिम्स में तो उन्होंने सिर्फ जनरल साइंस लिखा हुआ है जिसकी कोई खास मीनिंग समझ में आती नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में सिलेबस हमें तभी समझ में आता है जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और जब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो फिर ये समझ में आता है कि जितने भी टॉपिक मेंस के सिलेबस में मेंशन है वहां से वो क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे बायोटेक से क्वेश्चन बन जाती है जिसमें एग्रीकल्चर बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नैनोटेक बहुत अपकमिंग है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आज के डेट में रोबोटिक्स एंड एआई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस टेक, इंडिया इतना कुछ स्पेस टेक में कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी सवाल पूछे गए हैं उससे। आईटी एंड कम्युनिकेशन, उसके बिना कुछ काम चल नहीं सकता। इसके अलावा एडिशनली डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है जिससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे करके हमने चैप्टर्स डिवाइड कर रखे हैं जो फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास में बता देते हैं। प्राइमरली 7 to 8 चैप्टर्स रहेंगे उसमें, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को ये भी देखा है कि वो साइंस टेक्नोलॉजी से थोड़ा डरते हैं। उनको लगता है कि हमने 12th तक नहीं पढ़ा है, हम एनसीईआरटी पढ़ के आए। आप क्या सुझाव देते हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? साइंस एंड टेक एक तरफ तो बहुत अंडररेटेड हो जाता है और एक तरफ बहुत ओवररेटेड हो जाता है। हाँ। जैसे कि जो लोग आईआईटीएन बैकग्राउंड से आते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके साइंटिफिक बैकग्राउंड है, उनको ये लगता है कि साइंस एंड टेक क्या पढ़ना है, मैं तो समझ लूंगा। बट नेचर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चन साइंटिफिक होता ही नहीं है। नेचर ऑफ क्वेश्चन होता है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स। करेक्ट। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे चल रही है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर होंगी। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ क्लास में कि साइंस तो बैकग्राउंड है, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। साइंस का ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट, उसके ऊपर फोकस करना है। वहां पे आईआईटीएन हो या मेडिको हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात कि जो नॉन साइंस वाले हैं वो वहां पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ठीक है, साइंस में भी 30% साइंस है, 70% ह्यूमैनिटी है, तो आई विल बी ओके। मुझे जैसे बाकी चीज समझ में आती है वैसे ही समझ में आ रहा है। और मैम, मैंने कई बार तो ये भी देखा है कि नॉन साइंस स्टूडेंट किसी मेंस के आंसर राइटिंग को बेहतर कर देते हैं साइंस के स्टूडेंट से, क्योंकि वो साइंस उतना नहीं लिखते, ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट लिखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, तो उसको वो समझना, क्योंकि सिविल सर्विसेज भी हमारी क्या है, इसके स्टूडेंट्स हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ उसके टेक्निकलिटीज हैं, और यहीं पर टीचर का रोल और यहीं पर गाइडेंस का रोल आता है। तो आप जैसे जो बच्चे हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि क्या बुक्स हम रेफर करें। मुझे लगता है कि साइंस टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा सोर्स बता पाना तो बड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि बहुत वेरीड है, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा डेवलपिंग फील्ड है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक उनका जो सोर्स क्या हो सकता है? मैम, अगर ऑनेस्टी के साथ बात की जाए तो साइंस एंड टेक की कोई बुक हो भी नहीं सकती, क्योंकि सारे टॉपिक जो साइंस एंड टेक के हैं वो अपने आप में एक विषय है, वो सब्जेक्ट्स हैं। सेकंड, जो भी मार्केट में चीजें अवेलेबल है वो गाइड है। गाइड के साथ अपनी
दिक्कतें हैं, लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस है, क्योंकि वो पुराना हटाते नहीं, नए जोड़ते चले जाते हैं, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको और फिर मुझे ऐसे पढ़ना भी नहीं बहुत लगता मुश्किल हो कि जाता कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड और एस्टैब्लिश टीचर इन चीजों को लिखेगा। है। जी जी नॉर्मली एस्पिरेंट्स लिखते हैं, वो अपनी समझ से लिखते हैं, जी जी। तो वो कहाँ तक ले जा पाएंगे, वो भी एक चैलेंज तो है। बेस्ट ये है कि क्लास, इसके लिए क्लास मुझे के लगता है क्लास ही बेस्ट है। क्लास के नोट्स, मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ प्रॉपर, हर चीज समझाने के बाद उसकी प्रॉपर नोट्स लिखवाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि यू शुड हैव अ वेरी कंसाइज मटेरियल, एंड उसमें भी मैं बोलता हूँ कि स्पेस छोड़ दो, पेजेस छोड़ दो, सो दैट इन अ ऐड कमिंग करते टाइम रहे। यू कैन ऐड करंट अफेयर्स। हाँ, तो करेक्ट। सिंपल है कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट टीचर पर रिलाई करिए, उन कंटेंट को पहले ग्रेस्प कीजिए और करंट अफेयर से उसको और सब्सटेंशिएट करते बहुत रहिए। ज्यादा मटेरियल के पीछे नहीं जी भागे, इस चीजों को समझे। टीचर जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए, आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको कंसोलिडेट करें और अननेसेसरली उसमें मटेरियल कलेक्शन करने का काम ना करें। तो फिर भी क्या हम एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं बच्चों को, उसकी क्या जरूरत पड़ती है? एनसीईआरटी और किस क्लास की अगर पढ़ लेनी चाहिए। आई मीन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तक तो पढ़ लेते हैं, बट साइंस नहीं पढ़ते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप साइंस बैकग्राउंड के हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से 6 to 10th की एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो 9th 10th पढ़ के आइए, और अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं और थोड़ी दिक्कत आ रही है तो 6th 7th 8th एक बार पढ़ लीजिए, और फिर 9th 10th को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उससे कम से कम वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक आइसोटोप्स क्या है, एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सब मतलब एक लिमिटेशंस खत्म हो लैंग्वेज जाते हैं। जान जाए कि आप बोल लैंग्वेज, पाए जी जी, चीजों लैंग्वेज को। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हो जाते हैं, तो क्लास में एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट एक हाँ, कंफर्ट लेवल बन जाता है कि हमें बहुत नीचे क्योंकि उतर के क्लास बात की नहीं। भी एक अपनी जी लिमिटेशन है, एक जी टाइम है, आपको उसमें भी करना होगा क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर थोड़ा बैकग्राउंड होता है तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, वरना तो हमारे टीचर्स इंश्योर करते हैं कि आप बिना बैकग्राउंड के भी आए तो भी आप उसको समझेंगे। साथ ही जैसे सर का है या हमारे जितने भी टीचर्स हैं, मेरा खुद का है कि हम लोग बहुत ट्रेडिशनल इस बात पर फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले कॉन्सेप्ट समझें और यहीं पर लिखें। हालांकि कई लोग काफी रेजिस्टेंट दिखते हैं लिखने के लिए, बट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आप समझते भी हैं। और खासकर ये जनरेशन लिखना चाहती नहीं है, ऐसा हमने देखा है, बिकॉज आप इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं। जी मैम। बट दैट इज नॉट एन सब्सटीट्यूट टू द राइटिंग एंड द ट्रेडिशनल मेथड्स। रितेश जी, इस साल जो भी प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप उनके लिए कुछ हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि इस पर खास ध्यान देना चाहिए? हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स में एक तो स्पेस टेक में बहुत कुछ हो रहा है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी इंडिया के मिशंस हैं, जो भी फ्यूचरिस्टिक मिशंस हैं, उस पर थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरा, जब से कोविड पैंडेमिक से हम गुजरे हैं तब से हेल्थ एंड इम्यूनिटी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ एंड इम्यूनिटी, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ भी नया हेल्थ सेक्टर में हो रहा है तो ये ध्यान रखना तो पड़ेगा। बच्चे तो कभी पीआईबी पढ़ते हैं, एक पहले साइंस रिफ्रेशर पढ़ा करते थे, तो अब इन चीजों की ऐसे यूटिलिटी है या इसको इतना मैनेज कर सकते हैं? साइंस की मैगजीन, साइंस रिपोर्टर वगैरह पूरे साल में 12 आती हैं, लेकिन ठीक है, उसको पढ़ा जा योजना में सकता है, भी शायद। योजना में भी आ जाता है। तो योजना हाँ। इज अ वेरी गुड मैगजीन, और योजना में एक दो साइंस का आर्टिकल होते ही है, और एक बार तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी योजना साइंस। साइंस की आती है। हाँ, तो योजना कुड बी अ वेरी गुड सोर्स टू आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड टू प्रिपेयर द टॉपिक, मुझे दोनों के लगता है लिए। पीआईबी में बहुत ज्यादा जाना मतलब फिर खो जाएगा वो, इंसान। हाँ, वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कई बार। तो न्यूज़पेपर इज गुड, न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे स्कैन करना, तो वो भी एक बढ़िया अच्छा, ऑप्शन है। अभी प्रीलिम्स के बाद जैसे मेंस आता है, तो क्या जैसे पॉलिटी या इन सब एरियाज में आंसर राइटिंग की कुछ टेक्निक्स या वो सब मैटर करती हैं क्या? साइंस के मेंस आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग टेक्निक्स मैटर करती है या सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस? साइंस के साथ प्लस पॉइंट एक ये है कि कंटेंट इज द किंग इन साइंस, ओके। एंड देन उसमें आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, तो कॉन्साइज करने आना चाहिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, पॉइंटर्स, ये यूज करके आप आंसर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बहुत राइटिंग स्किल शो करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपकी कंक्लूजन थोड़ी ढंग की होनी चाहिए, वेब फॉरवर्डिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसी से लिंक होके दिखना चाहिए, तो वो एक मतलब आंसर को एक बैलेंस कर देता है। होलिस्टिक ढंग से आप पढ़ें, पॉलिसी मैटर्स को ध्यान में रखते हुए साइंस को पढ़ें, और उसको बिल्कुल प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी ना माने, जो ह्यूमन वर्ल्ड में जिससे उसका रिलेशन है उस पर्सपेक्टिव से आप माने। तो आशा करते हैं कि इस डिस्कशन से आपको मदद मिली होगी। अगर आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, चेंजिंग ट्रेंड, क्योंकि आप भले साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, बट आई थिंक बहुत टाइम से इतना एक्सपीरियंस हो ही चुका है, तो यूपीएससी के आने वाली प्रीलिम्स या आप किसी भी तरीके का कोई बच्चों को इनपुट देना चाहें? इनपुट सिर्फ यही है कि आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर जरूर पढ़िए, और करंट अफेयर में याद ये रखना है कि हेडलाइन से क्वेश्चंस नहीं बनते। तो जो चीजें हेडलाइन के रूप में फ्लैश हो रही हैं, पेपर में आ रही है, उससे सवाल नहीं बनेंगे, और बन भी जाएंगे तो आप बना लेंगे क्योंकि हेडलाइन। तो करंट का कॉन्टेक्स्ट होता है, उसकी बैकग्राउंड की एक स्टोरी होती है,
और उस स्टोरी से सवाल खूब सारे बनते हैं, तो उस पर जरूर फोकस कीजिए। करेंट को हैंडल कैसे करना है ये बहुत जरूरी है, ये जरूर सीखिए आप। बच्चों का आजकल काफी रहता है ना वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के, आपको लगता है प्रीलिम्स मतलब जैसे नॉट जस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आज से लेकर के प्रीलिम्स तक का टाइम पीरियड है, तो कुछ उसको कैसे यूज करें, क्या क्या करें, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, पास्ट क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए। रीजन ये कि पास्ट क्वेश्चन पेपर से ये पता चलता है कि यूपीएससी आंसर क्वेश्चन फ्रेम कैसे करती है, किस थॉट प्रोसेस से वो फ्रेम करती है। उससे एक इंसाइट ये भी डेवलप होता है आपको कि जब आप किसी टॉपिक पे देखते हैं तो आप भी शायद उसी पैरेलल लाइन पे सोच पाते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता होगा। सो इट विल गिव यू द इनसाइट, अ काइंड ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग। बिसाइड्स टेस्ट सीरीज आप जैसे भी चाहें, जिस तरीके से चाहें, आपको जरूर करने चाहिए, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट, कि आपका एक सेटअप तैयार हो जाए दिमाग में कि हम 30 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं कि हम रिव्यू के लिए वापस लौट के आ पाते हैं कि नहीं। तो वो क्रिकेटर की तरह है कि रन और रन रेट, इन सब का एक स्ट्रैटेजी बनाना ये भी बहुत जरूरी है, तो होलिस्टिकली वो सब हेल्प करेगा। एक जेनेरिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन हम प्रीलिम्स में मिनिमम करें या वो सेफ रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो ये एक रहता है कि कितना तक रिस्क लें, कितना क्वेश्चन, इतना तो करना ही पड़ेगा। इस पे आपकी क्या सोच है? मैं मेरा टिक थोड़ा सा उल्टा है, मैं बोलता हूँ कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिसको एकदम छोड़ के आओ सैल्यूट के साथ। हाँ करेक्ट, क्योंकि आप वो टाइम उसमें ज्यादा ना हाँ, जाया करें। कि 20 क्वेश्चन ये हम जरूर सोच के जाए कि हम बना के आएंगे, लेकिन साथ में ये भी सोच के जाए कि 20 छोड़ के भी आएंगे, तो उससे बहुत कुछ नेगेटिव मैनेज हो सकता है। ओके, तो आशा करते हैं आपको इस डिस्कशन से फायदा मिला होगा। यदि आपको सर के साथ कोई कंसल्टेशन या सब भी चाहिए तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं वो हमारे जो एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसमें जा सकते हैं। स्पेशली अगर आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन आपका वीक है, आप हमारे वेबसाइट से उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और जो एस्पिरेंट्स अगले साल के लिए स्टार्ट करने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट आकर के प्रोग्राम डिटेल्स टीचर से मिल सकते हैं, टीचर के बारे में और क्या क्या जानकारी आप चाहते हैं वो सब मिल सकते हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू रितेश। थैंक यू।